नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है हिस्ट्री बाय पंकज शर्मा। हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी राजस्थान की और राजस्थान के इतिहास के एक परिचय के रूप में, जिसमें हमने देखा कि इतिहासकारों ने किस प्रकार राजस्थान के इतिहास को जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया था। इसकी हम बात कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट यहाँ तक देखा था कि राजस्थान या राजपूताना जैसे शब्दों का प्रयोग किस इतिहासकारों द्वारा पहली बार किया था। हम एक बार उन्हीं चीजों को वापस रिकॉल करेंगे। हमने बात की थी ऐतिहासिक स्रोतों की, जिसको इतिहासकारों ने अलग अलग भागों में यानी कि 4 मूल भागों में इसको वर्गीकृत किया था, जिसमें हमने पहला भाग देखा था आपके पुरातत्व स्रोत का। इसके साथ साथ हमने बात की थी पुरालेखीय स्रोतों की। इसके बाद हमने देखा था आधुनिक इतिहासकार और फिर बाद में हमने बात की ऐतिहासिक स्रोतों की। आज हम इसी इतिहास को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले बात करेंगे पुरालेखीय साक्ष्यों की। तो इस पुरालेखीय साक्ष्य में अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं और सिक्के तथा साथ साथ ताम्रपत्र लेख जो है उनको भी रखा जाता है। इस प्रकार से आज हम सबसे पहले बात करेंगे पुरालेखीय साक्ष्य के अंदर अभिलेखों की। देखिए, अगर अपन बात करें तो इतिहास को जानने के लिए हमारे पास जो एविडेंस है वो एक पुरालेखीय श्रेणी के अंदर भी रखे जाते हैं। पुरालेखीय स्रोत की अगर बात करें तो पुरालेखीय स्रोत के अंदर जैसे हम बात करते हैं कि पुरालेखीय स्रोत में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है, तो आप सभी को पता है एक चीज शामिल होती है आपके, वो होती है अभिलेख। अभिलेखों के साथ साथ एक आते हैं आपके शिलालेख, इंस्क्रिप्शंस, जो पत्थरों पर या बड़े बड़े शिलाओं पर लिखवाए जाते थे। एक आते हैं आपके तीसरे नंबर पर कुछ मुद्राएं तथा कुछ सिक्के, कॉइन्स, जिससे भी हमें इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है कि किस शासक द्वारा कौन से सिक्के चलाए गए थे और इस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्के कहां कहां से प्राप्त हुए, जिस क्षेत्र से प्राप्त हुए, शायद संभवतः उन शासकों का वहां तक शासन रहा हो। और हम इसी तरह पुरालेखीय साक्ष्य के अंदर हम बात करते हैं ताम्रलेख की। ताम्रलेख या ताम्रपत्र जिसको कहा जाता है, साथ साथ ये ताम्रपत्र जो थे वो दान के रूप में दिए जाते थे, इसीलिए इनके अंदर जो विवरण था वो भूमि अनुदानों का संबंध दिया जाता था, इसीलिए इनको दान पत्र लेख भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखें तो पुरालेखीय स्रोतों को इस अलग अलग भागों में बांटा है। आज हम बात करेंगे अभिलेखों की। वैसे अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेखों से रिलेटेड हमारे पास कुछ चीजें आती है। जैसे पहली चीज आती है आपके अभिलेख। अभिलेखों के अध्ययन जो है, अभिलेखों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है, तो अभिलेखों का अध्ययन कहलाता है आपके एपिग्राफी। क्या कहलाता है? एपिग्राफी। कई कई किताबों के अंदर या कई कुछ लोगों ने, कुछ इतिहासकारों ने इसको एपिग्राफी बता रखा है। अच्छा, एपिग्राफी कह दीजिएगा या फिर एपिग्राफी बोल दिए, ये सारा का सारा जो है वो क्या कहलाता है? अभिलेखों का अध्ययन। अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेखों के अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती है, तो अभिलेखों के अंदर जो चीजें शामिल होती है वो शामिल होने वाली चीजों के अंदर कुछ दैनिक, डायरिया, सरकारी दस्तावेज, बादशाह या मुगल बादशाह द्वारा जारी किए गए शाही आदेश, जिनके अंदर फरमान की अपन बात करेंगे, हम खरीदा की बात करेंगे, मंसूर की बात करेंगे, रुक्का की बात करेंगे। सारी चीजें जो है वो इन शाही आदेशों के अंदर ही काउंट होती हैं। इसी तरह से हम बात करें तो उनकी कुछ जीवनियां जो है, ये सारी की सारी जो है वो अभिलेखों की श्रेणी के अंदर आती है। सबसे पहले अभिलेखों की अगर बात कर रहे हैं अपन, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि राष्ट्रीय अभिलेखागार यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहां था और फिर बाद में वर्तमान में इसका मुख्यालय कहां पर स्थापित है। तो सबसे पहले अपन इसको यहां से स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान के इतिहास को जानने से पहले जो अभिलेखों की अपन बात करते हैं, तो अभिलेख जो है, ये अभिलेख जो है ये भारत के संदर्भ में अपन बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है इसकी स्थापना जो थी वो 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में हुई थी। कहां पर की गई थी? कलकत्ता में। ध्यान रखना, कलकत्ता जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों का एक मूल केंद्र हुआ करता था, जहां से 1757 से इन्होंने अपना इतिहास लिखना प्रारंभ किया था।
हालांकि ये इतिहास 1651 और 50 के अंदर शाह शुजा द्वारा जब पहली बार कंपनी को इस बंगाल वाले इलाके में कर मुक्त व्यापार करने की छूट प्रदान की गई थी, तो उसी समय से कंपनी ने इस वाले क्षेत्र में अपना प्रशासन जो था वो फैलाने का काम प्रारंभ कर दिया था। लेकिन उनको सफलता मिलती है 1757 में। प्लासी का जो युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध में बंगाल के उन्होंने तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करते हुए इस बड़े भूभाग पर, जिसको उस समय बीबीयू अर्थात बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में जाना जाता था, उस पर अपना अधिकार किया था। उसके पश्चात उसी बंगाल से इन्होंने अपने इतिहास को, अपने प्रशासन को जारी रखा और फिर बाद में यही कलकत्ता जो था वो इनका मूल केंद्र बनकर निकला। आप सभी को शायद पता होगा कि 1784 के आसपास इसी कलकत्ता से पहली बार बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी, जहां से भारतीय साहित्य, भारतीय धर्म ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना स्टार्ट हो चुका था। इसी कलकत्ता के अंदर भारत की तत्कालीन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने भारत की राजधानी कलकत्ता को बनाया था। ये बात कुछ और थी कि 1911 के पास आते आते कलकत्ता को हटाकर राजधानी दिल्ली को बना दिया गया। लेकिन हम भारत के अंदर जब नए नए नवाचार को देखते हैं, चाहे वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की बात करो, या फिर कॉलेज की स्थापना की बात करो, या फिर अंग्रेजों द्वारा बनाए गए भारत में पहले दुर्ग की बात करो, तो ये सारे के सारे जो नवाचार थे वो कलकत्ता में ही हुए, क्योंकि कलकत्ता जो था वो कंपनी का एक मुख्यालय बनकर रहा। इसीलिए अगर आपसे कभी पूछा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो था उसकी स्थापना 1891 के अंदर हुई थी और 11 मार्च को कलकत्ता में हुई थी। लेकिन उस समय इसका नाम राष्ट्रीय अभिलेखागार नहीं था, रखा गया था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट, यानी कि इसका जो मूल नाम था वो था IRD, यानी कि इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। ध्यान रखिएगा, इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट के रूप में इसकी कलकत्ता में स्थापना की गई थी। लेकिन 1926 तक आते आते, यानी कि 1926 तक आते आते इसका जो मुख्यालय था वो स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्यालय बना दिया गया दिल्ली को। वर्तमान के अंदर अगर देखें तो नई दिल्ली जो है ये राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है अपना भारत का वो मुख्यालय है। लेकिन हम राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर राज्य अभिलेखागार जो था, राज्य अभिलेखागार जो है, इस राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो राजस्थान के अंदर 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। और 1955 में राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कहां पर? जयपुर में। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछा जाए तो राजस्थान के अंदर राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो 1955 में जयपुर में हुई थी। जबकि भारत के अंदर अगर देखते हैं तो भारत के अंदर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो था उसकी स्थापना हुई थी कलकत्ता के अंदर 1891 में। लेकिन 1926 में उसका मुख्यालय दिल्ली को स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक उसी प्रकार राजस्थान के अंदर राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना हुई थी वो 1955 के अंदर जयपुर में हुई थी। लेकिन याद रखिए 1960 में, कब? 1960 में। 1960 में इसका जो मुख्यालय था, ये मुख्यालय जो था वो स्थानांतरित कर दिया गया और मुख्यालय बीकानेर को बना दिया गया। किसको बना दिया गया? बीकानेर को। अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान के अंदर राज्य अभिलेखागार का जो मुख्यालय है वो कहां पर है, तो वो बीकानेर में स्थित है। लेकिन इस बीकानेर जो मुख्यालय है इसकी कुछ 6 शाखाएं जो है वो राजस्थान में कार्य करती है। इन 6 शाखाओं के अंदर अगर बात करें तो इसकी राजस्थान में 6 शाखाओं में नंबर 1 जो आती है वो आती है आपके जयपुर, दूसरी आपके आती है अजमेर, तीसरी आपके आती है उदयपुर, चौथी आपके आती है कोटा, पांचवी आपके आती है भरतपुर और छठी जो आपके आती है वो आती है अलवर। यानी कि ये राजस्थान के अंदर क्या है? शाखाएं हैं। किसकी? तो राज्य अभिलेखागार की। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की स्थापना 1955 जयपुर में, लेकिन मुख्यालय 1960 के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया बीकानेर में। वर्तमान के अंदर राजस्थान के अंदर इसकी 6 शाखाएं कार्यरत है, जिसमें जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर और अलवर शामिल है। अगर अपन बात करें तो मेन ब्रांच बीकानेर को मिलाकर टोटल राजस्थान के अंदर राज्य अभिलेखागार की संख्या कितनी है? 7, और बीकानेर को छोड़कर कितनी है? तो 6। इस प्रकार से राज्य अभिलेखागार इस प्रकार से अपने अस्तित्व में आया।
लेकिन इन अभिलेखों के अंदर अपन बात करें तो कुछ शब्द आते हैं, जैसे कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर एक शब्द आता है आपके फरमान। ये फरमान क्या है? दूसरा आपके आता है परवाना। तीसरा आपके जो आता है वो आता है निशान, कि निशान क्या है। एक आपके आता है खरीदा, खरीदा। एक आपके आता है मंसूर, मंसूर। मंसूर के साथ साथ एक आपके आता है यहां पर सनद। आखिर में सनद क्या है? ठीक है, ये कुछ ऐसे ऐसे शब्द हैं जो अभिलेखों के अंदर आते हैं। जैसे फरमान, फरमान जो है ये बादशाह द्वारा जारी किया गया शाही आदेश हुआ करता था, जो अपने अधीनस्थ या अपने मनसबदारी या फिर अपने अन्य सरदारों को, जो राज्यपाल या सूबेदार के रूप में उस समय कार्यरत हुआ करते थे, तो उनको मुगल बादशाह द्वारा कोई शाही आदेश जो जारी किया जाता था, उस शाही आदेश को क्या कहा जाता था? फरमान। ठीक उसी प्रकार परवाना, ध्यान रखिएगा, परवाना जो है वो महाराजा द्वारा, यानी कि कोई अपने भारतीय राजा जो हिंदू हुआ करते थे राजपूतों में, उन्होंने द्वारा जो शाही आदेश जारी किए जाते थे, उनके द्वारा, महाराजा द्वारा जारी किया गया शाही आदेश। और ये शाही आदेश अपने अधीनस्थ व्यक्तियों के लिए जाते थे, इसीलिए अधीनस्थ व्यक्तियों को दिए जाने वाले शाही आदेश जो महाराजा दिया करते थे, उनको क्या कहा जाता था? परवाना। इसी प्रकार से एक शब्द आता है आपके निशान। निशान क्या है? तो निशान भी एक अभिलेख है, ध्यान रखिएगा। निशान जो है ये क्या किया? तो निशान बादशाह, मुगल दरबार के अंदर जो कोई बादशाह है, बादशाह के अतिरिक्त उसके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे वो उसका पुत्र शहजादा हो सकता है या उनकी बेगम, मुगल बेगम, तो शहजादा, बादशाह या बेगम या उनके परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा जो अपनी शाही मोहर हुआ करती थी, उस शाही मोहर के साथ इस शाही आदेश को क्या कर दिया जाता था? प्रेषित या इस आदेश को दे दिया जाता था। इस प्रकार से यहां पर बादशाह या उसके परिवार द्वारा जो शाही आदेश अपनी मोहर के साथ जो प्रचलित किया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? निशान। इस निशान की अगर हम बात करें तो ये जो निशान था, इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण जो साबित हुआ था वो हुआ था 1651 में। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भारत के अंदर बंगाल का जो क्षेत्र था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत बड़ा केंद्र बनकर निकला था। वैसे आप सभी को पता है कि भारत के अंदर जो ये 3 क्षेत्र थे, एक तो कलकत्ता, दक्षिण के अंदर मद्रास, और इधर अगर देखा जाए तो आपके बंबई, ये तीनों जो केंद्र थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के एक मुख्य व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किए, और इन्हीं तीनों को बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रेसिडेंसी के रूप में जाना गया था। इसी तरह भारत में अगर देखा जाए तो शाही जो आदेश था, ये निशान, ये कंपनी के लिए बहुत ही वरदान के रूप में साबित हुआ था। इस निशान का प्रयोग 1651 में जो तत्कालीन वहां के सूबेदार हुआ करते थे बंगाल के, जिसका नाम मिलता है शाह सुजा, उस शाह सुजा ने ये 1651 के अंदर कंपनी को निशान जो था वो दिया था। और ये निशान जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार के लिए दिया था। और इसी कर मुक्त व्यापार के पश्चात बंगाल के अंदर 1651 में पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के हुगली नामक क्षेत्र के अंदर या हुगली नामक स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित भी किया था। तो इस तरह से देखा जाए तो निशान क्या है? तो बादशाह, शहजादा या फिर बेगम द्वारा अपनी शाही मोहर के साथ जारी किया जाने वाला शाही आदेश हुआ करता था। तो इस शाही आदेश का 1651 में प्रयोग किया गया था, वो शाहजहां के पुत्र शाह सुजा द्वारा किया गया था। यह शाह सुजा औरंगजेब का भाई था। इसी तरह से बात करें खरीदा, तो खरीदा जो शब्द है, ये खरीदा भी इन अभिलेखों के अंदर आता है। अभिलेखों की अगर बात करें तो खरीदा जो है ये राजाओं के मध्य में, यानी कि राजाओं के मध्य में होने वाला आपसी पत्र व्यवहार था। क्या था? आपसी पत्र व्यवहार। जब दो राजाओं के बीच में होने वाले आपसी पत्र व्यवहार हुआ करते थे तो इनको क्या नाम दिया जाता था? खरीदा। इसी प्रकार से अगर बात करें तो खरीदा के बाद आता है आपके मंसूर। मंसूर क्या है? तो मंसूर की अगर बात करें तो ये मंसूर जो था ये बादशाह की मौजूदगी में, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा
जारी किया जाने वाला, बादशाह की मौजूदगी में शहजादे द्वारा जारी किया जाने वाला शाही आदेश था। ये इतिहास के अंदर सिर्फ एक ही बार में प्रयोग में लाया गया है और इसका जो प्रयोग हुआ था मंसूर का, ये 1658 में किया गया था, जब शाहजहां मृत्युशैया पर था या बीमारी की अवस्था में था और उसके पुत्र औरंगजेब द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। तो ध्यान रखना, आपसे कभी पूछा जाए तो फारसी भाषा के अंदर लिखा गया एक ऐसा अभिलेख था जिसका प्रयोग इतिहास में सिर्फ एक ही बार हुआ है और वो था मंसूर। उसके बाद एक आता है सनद। सनद जो है ये एक तरह से स्वीकृति पत्र हुआ करता था। क्या हुआ करता था? स्वीकृति पत्र, यानी कि यहाँ पर बादशाह द्वारा कोई स्वीकृति दी जाती थी और स्वीकृति के लिए एक शाही आदेश जो जारी किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? सनद। यानी कि बादशाह किसी व्यक्ति को या फिर अपने किसी सूबेदार को या फिर किसी मनसबदार को जो जागीर प्रदान किया करते थे और उस जागीर प्रदान किए जाने की जो स्वीकृति थी, उस स्वीकृति के संबंध में जो शाही आदेश जारी किया जाता था, उस स्वीकृति के संबंध में शाही आदेश, उसको क्या कहा जाता था? सनद। इस सनद के अंदर अधिकांश जो है वो भूमि दिए जाने के उल्लेख या जागीर दिए जाने के उल्लेखों का ही वर्णन मिलता है। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो कुछ अभिलेखों के अंदर एक शब्द आता है आपके रुक्का। तो रुक्का जो है ये भी अभिलेखों के अंदर आता है और ये रुक्का जो था वो राज्य के दो अधिकारियों के बीच में, ध्यान रखना, राज्य के जो दो अधिकारी होंगे, ठीक है, उन दो अधिकारियों के बीच में जो पत्र व्यवहार हुआ करता था, पत्र व्यवहार, राज्य के दो अधिकारियों के बीच में होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था? रुक्का। जबकि इससे पहले हमने बात की थी खरीदा की, तो खरीदा जो था वो राजाओं के बीच में था। किसके बीच में था? राजाओं के बीच में, यानी कि दो राजाओं के बीच में होने वाले आपसी पत्र व्यवहार को तो क्या कहा जाता था? खरीदा। लेकिन राज्य के दो अधिकारियों के बीच में, इन दो अधिकारियों के अंदर हो सकता है राज्य का कोई वजीर यानी कि प्रधानमंत्री और साथ साथ उसी समय राज्य के किसी अन्य अधिकारी, जिसके अंदर कोई सेना का मंत्री हो सकता है, सैन्य विभाग का प्रधान, या फिर हो सकता है कोई राज्य व्यवस्था का यानी कि आय व्यय के विभाग का कोई अधिकारी। तो उन दो अधिकारियों के बीच में होने वाले जो पत्र व्यवहार हुआ करते थे उनको तो रुक्का कहा जाता था, जबकि दो राजाओं के बीच में होने वाले पत्र व्यवहारों को क्या कहा जाता था? खरीदा। इसी प्रकार से एक और शब्द आता है आपके सामने और वो आता है वकील रिपोर्ट। क्या आता है? वकील रिपोर्ट। कि वकील रिपोर्ट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, वकील रिपोर्ट की अपन बात करें तो ये वकील रिपोर्ट जो हुआ करती थी ये शासकों द्वारा अपने जो रियासत हुआ करती थी उन रियासतों के कुछ प्रतिनिधि जो थे वो मुगल दरबार के अंदर भेजे जाते थे। यानी कि संबंधित शासक जो थे वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर मुगल दरबार में, ठीक है, मुगल दरबार के अंदर अपने प्रतिनिधि के तौर पर जिन व्यक्तियों को नियुक्त करते थे, जिन व्यक्तियों को नियुक्त करते थे उन व्यक्तियों को तो वकील कहा जाता था, यानी कि उस प्रतिनिधि को। और फिर वो प्रतिनिधि उस मुगल दरबार में होने वाली जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों की जानकारी संबंधित रियासत को देता था। तो उन्हीं जानकारी को, यानी कि मुगल दरबार में होने वाली उन गतिविधियों की जानकारी जब रियासत में दी जाती थी और उस रियासत में दी जाने वाली उन जानकारियों का जो दस्तावेज था उस दस्तावेज को कहा जाता था वकील रिपोर्ट। इस प्रकार से अगर देखें तो ये था आपके अभिलेख। और अभिलेखों के अंदर हमने वापस बात की थी, एक बार रिकॉल करते हैं। अभिलेख जो है वो इतिहासकार द्वारा ऐतिहासिक स्रोतों के अंदर पुरालेखित श्रेणी में रखा जाता है। इस पुरालेखित श्रेणी के अंदर अभिलेख, शिलालेख, मुद्राएं एवं ताम्रपत्र लेख या दानपत्र लेख या ताम्रलेख को शामिल किया गया है। अभिलेख की अगर बात करें तो अभिलेखों का जो अध्ययन है वो एपिग्राफी या एपिग्राफी कहलाता है। लेकिन अभिलेखों की अगर बात करें तो अभिलेखों के अंदर किन चीजों को शामिल किया गया है, तो ध्यान रखना, अभिलेखों के अंदर दैनिक डायरिया जो राजाओं द्वारा या उनके किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा दैनिक जीवन के रूप में लिखी जाती थी, सरकारी दस्तावेजों के अतिरिक्त इसमें अर्ध सरकारी दस्तावेज भी काउंट किए जाते हैं। साथ साथ शाही आदेश थे, उनकी जीवनियां जो लिखी जाती थी, उन सभी को क्या कहा गया है? अभिलेखों की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है उसकी स्थापना 11 मार्च 1891 को कलकत्ता में हुई थी। उस समय इसका जो नाम था वो था इंपीरियल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट। यानी कि ये जो था इंपीरियल का मतलब होता है शाही,
इंपीरियल का मतलब होता है शाही, ध्यान रखना। शाही यानी कि बिल्कुल राजबाट के जो घराने हुआ करते थे, ठीक है, उनके जो दस्तावेज हुआ करते थे, उन दस्तावेजों का एक विभाग था, इसीलिए इनका नाम रखा गया था इंपीरियल रिकॉर्ड ऑफ डिपार्टमेंट, यानी कि IRD, जिसकी स्थापना कलकत्ता में 1891 में 11 मार्च को हुई थी। लेकिन जब दिल्ली को राजधानी बनाया गया था 1911 में, तो उसके पश्चात इस विभाग को जो था वो दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया, और ये विभाग 1926 के अंदर आते आते कहां स्थापित हो गया? दिल्ली में। वर्तमान में भारत का जो राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है वो दिल्ली के अंदर कार्यरत है। लेकिन हमने इसी के हिसाब से आगे बात की थी कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार, तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार की जो स्थापना 1955 में होती है, और इसकी स्थापना हुई थी उस समय जयपुर में। लेकिन 1960 तक आते आते इसका मुख्यालय भी जो था वो स्थानांतरित कर दिया गया, और ये मुख्यालय बनाया गया कहां पर? बीकानेर में। लेकिन बीकानेर के साथ साथ राजस्थान के अंदर इस राज्य अभिलेखागार की कुछ 6 शाखाएं भी कार्यरत थी। इन कार्यरत शाखाओं में जयपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर एंड भरतपुर शामिल थे। इसी तरह से बात करें तो राज्य अभिलेखागार के अतिरिक्त हम उन अभिलेखों के अंदर जो उन शासकों द्वारा जारी किए गए आदेश थे, उन आदेशों को रखा गया है। इन आदेशों के अंदर एक शब्द आता है आपके सामने, फरमान। तो फरमान क्या था? फरमान बादशाह द्वारा जारी किया जाने वाला एक शाही आदेश था, तो बादशाह द्वारा, ठीक है। लेकिन इसी बादशाह के अतिरिक्त कोई महाराजा इस शाही आदेश को अगर जारी करता था अपने अधीनस्थ अधिकारियों के लिए, तो उस शाही आदेश को महाराजा द्वारा जारी किए जाने वाले को परवाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? परवाना। ठीक उसी प्रकार निशान, तो निशान जो था वो बादशाह, शहजादा या फिर बेगम, जो मुगल दरबार से रिलेटेड हुआ करते थे, ब्लड रिलेशन में रक्त संबंधी हुआ करते थे, तो उन रक्त संबंधी द्वारा बादशाह के द्वारा या शहजादे द्वारा अपनी शाही मोहर के साथ जारी किया जाने वाला जो शाही आदेश था वो क्या था? क्या कहलाता था? आपके निशान। और इस प्रकार का जो निशान था वो 1651 के अंदर शाहजहां के शासनकाल में उसके पुत्र द्वारा जारी किया गया था, जो उस समय बंगाल का सूबेदार हुआ करता था, और उसका नाम था शाह सुजा। इसी शाह सुजा ने उस समय 1651 में इस निशान का प्रयोग करते हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मात्र 3000 रुपए वार्षिक के बदले कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान कर दी थी। और इसी कर मुक्त व्यापार के चलते बंगाल के अंदर कंपनी ने अपना पहला कदम जमाया, और 1651 तक आते आते हुगली नामक स्थान पर अपनी पहली व्यापारिक फैक्ट्री को स्थापित किया। इसके बाद हमने बात की खरीता, तो ध्यान रखना, खरीता जो है वो राजाओं के मध्य होने वाला आपसी जो पत्र व्यवहार था उसको कहा जाता था, जबकि मंसूर जो था वो बादशाह की मौजूदगी में, यानी कि बादशाह तो जीवित है लेकिन उसकी मौजूदगी में उसके किसी शहजादे द्वारा जो जारी किया जाता था उसको क्या कहा जाता था? मंसूर। और इस प्रकार मंसूर का प्रयोग सिर्फ इतिहास में एक बार हुआ है, और यह प्रयोग हुआ था 1658 में उसके पुत्र शाहजहां के पुत्र औरंगजेब द्वारा। आप सभी को पता है औरंगजेब जिसने अपने पिता को उस समय बंदी बनाकर सिंहासन पर यानी कि मुगल तख्त पर अधिकार किया था, ये वही औरंगजेब है जिसने अपने ही भाई शाह सुजा को पराजित किया था, दारा शिकोह को मरवा दिया था, और उसके बाद उसने मुगल तख्त पर अपना अधिकार जमाए रखा। इसको धर्मांध भी कहा जाता है, कट्टर मुस्लिम भी कहा जाता है, जिसने उस समय हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़वाया और उसके बाद इस्लाम को प्रसार भी किया। नेक्स्ट, सनद। सनद जो था वो एक तरह से स्वीकृति पत्र हुआ करता था, और ये स्वीकृति जो थी वो जागीरों के संबंध में दी जाती थी। इस प्रकार से जागीरों के संबंध में दी जाने वाली स्वीकृति या शाही आदेश जो थे वो सनद कहलाते थे। इसके अतिरिक्त रुक्का, तो रुक्का जो है वो 2 अधिकारियों के बीच में, यानी कि राज्य के 2 अधिकारियों के बीच में होने वाले पत्र व्यवहार जो थे वो रुक्का कहलाते थे। इसके अलावा वकील रिपोर्ट, तो दरबार के अंदर यानी कि मुगल दरबार में कोई भी रियासत वाला जो शासक था वो अपने प्रतिनिधि के तौर पर किसी व्यक्ति को जो भेजता था वो व्यक्ति उस समय वकील कहलाता था, और उसी वकील द्वारा दरबार के अंदर होने वाली गतिविधियों की जानकारी के संबंध में जो रिपोर्ट लिखी जाती थी उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता था? वकील रिपोर्ट। इस प्रकार पुरालिखित साक्ष्यों में ये आज का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात की अभिलेखों की। इसी तरह हम अगली वाली क्लास में बात करेंगे अभिलेखों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण शिलालेखों की, जहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन खूब सारे बनकर आते हैं, और प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बनकर आते रहते हैं। आइए आज इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा ताकि हम आपके साथ इस मुहिम को और आगे बढ़ाते रहें और हमारे इतिहास के अंदर
ज्ञान के अंदर वृद्धि करते रहें। आज की क्लास यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।